नमस्कार। साइंस टाइम में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और आज इंडिया साइंस के इस आभासी मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं आईआईटी कानपुर के यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभाग के प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल और सीएसआईआर नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे के निदेशक डॉक्टर आशीष लेले। आप दोनों विशेषज्ञों का साइंस टाइम में बहुत-बहुत स्वागत है। पिछले हफ्ते लाइव मिंट में एक लेख प्रकाशित हुआ, आवर ग्रीन एनर्जी पॉलिसी नीड्स ए क्लोज रीलुक। इसमें हाइड्रोजन नीति और इसके प्रभावी कार्यान्वयन से संबद्ध चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने हरित हाइड्रोजन नीति यानी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की घोषणा की है, जिसके अनुसार वर्ष 2030 तक 5 ट्रिलियन टन प्रतिवर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। हाइड्रोजन हासिल करने का विज्ञान आखिर क्या है? हाइड्रोजन ईंधन के भंडारण की राह में क्या-क्या चुनौतियां हैं और क्या-क्या संभावनाएं हैं? इन तमाम सवालों के दिलचस्प जवाब जानने के लिए आपका हमारे साथ यानी साइंस टाइम के साथ बने रहना बेहद जरूरी है। चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर अग्रवाल आपके साथ करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा सर कि ये जो स्वच्छ ईंधन स्रोत के रूप में हाइड्रोजन की चर्चा हो रही है, ये कोई नई बात तो है नहीं। तो ये हाइड्रोजन इकोनॉमी का इतिहास थोड़ा-सा हमें बताएँ कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और ख़ास तौर पे हमारे दर्शकों को ये भी बताएँ कि जो हिंडनबर्ग त्रासदी थी, वो क्या थी? और 1930 के दशक में आखिर हाइड्रोजन के उपयोग को क्यों रोक दिया गया था? प्रोफ़ेसर अविनाश? धन्यवाद मानवर्धन जी। किसी भी बड़े मिशन को अडॉप्ट करने के पहले ये बहुत अच्छी बात है कि उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना जाए। जी। 1800 के आसपास इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का आविष्कार हुआ था, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड अगर आप कंडक्टिंग वाटर में डालते हैं और उसमें करंट प्रवाह करते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पैदा होती है। उसके जी। बाद हाइड्रोजन एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इन्वेंट होने के बाद हाइड्रोजन का प्रोडक्शन छोटे-मोटे स्केल पर शुरू हुआ और 1820 में पहली बार एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रेवरेंड सेसिल। उन्होंने जो है हाइड्रोजन आईसी इंजन की परिकल्पना की थी और ये वो वक्त था जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, डीजल और पेट्रोल इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था। तो उसके बाद ये चलता रहा और 1874 में एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे, जूल वर्न, और उस टाइम पर 1850 में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो उस समय पर कोल ही सारे ऊर्जा का स्रोत था। तो उन्होंने अपने नॉवल में लिखा था कि आने वाले समय में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो ही सारी ऊर्जा का स्रोत होंगे। अब आप सोचिए वो व्यक्ति 1875 में जब कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, उस तरीके की परिकल्पना की, तो ये काफी दूरदर्शी था उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। और उसके बाद जब निकोलस ऑटो, जिन्होंने स्पार्क इग्निशन इंजन का इन्वेंशन किया, उन्होंने भी हाइड्रोजन का यूज किया था शुरू में अपने आविष्कार को चलाने के लिए। और उसके बाद फिर जो है उन्होंने उसका पैटेंट भी किया और उसके बाद रिसर्च चलता रहा। थोड़ा बहुत हाइड्रोजन के इंजन बनाने की दिशा में फ्रांसिस बैकन ने 1930 में बहुत काम किया था। और हाइड्रोजन उस टाइम पर पेट्रोल और डीजल का भी लगभग हिस्ट्री बराबर पैरेलल में चल रहा था, तो वो भी इन्वेंट हो रहे थे। और 1900 के आसपास जो है मॉडल टी जो मास प्रोडक्शन कार थी वो आई और फिर पेट्रोल और डीजल भी लार्ज स्केल पर अवेलेबल होने लगा। तो मैं आपको हिंडनबर्ग ट्रेजेडी के बारे में बताता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले एक्चुअली ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट के लिए एयरशिप्स चला करते थे। एयरशिप मतलब आज के जो A380 विमान हैं, जो आज सबसे बड़े हैं, उनसे भी बड़े एयरशिप होते थे और वो बड़ी धीमी गति से अटलांटिक को क्रॉस किया। तो ये हिंडनबर्ग ऐसे ही एक एयरशिप का नाम था और ये जनरली उस टाइम पर हाइड्रोजन से ही फ्यूल होते थे। तो इस शिप में 14 बैग्स जो है हाइड्रोजन के बड़े-बड़े रखे गए थे। बहुत बड़ा जो है शिप था ये। तो इसमें करीब 100 लोग थे, जिसमें 35 पैसेंजर थे, 65 क्रू मेंबर्स थे। तो ये जर्मनी से जब अमेरिका पहुंचा, न्यूयॉर्क के आसपास कहीं इसको लैंड होना था, तो जब ये लैंड कर रहा था तो उस टाइम पर इसमें उतरते वक्त जमीन से लगभग 300 फीट ऊपर था और इनको एक्चुअली रोप्स के थ्रू खींचा जाता था इन प्लेन्स को नीचे उतारने के लिए, क्योंकि बहुत हल्के फ्यूल पर थे और काफी बड़े स्ट्रक्चर होते थे, इनकी फ्लोटिंग काफी होती थी। तो जब इनको खींचा जा रहा था तो किसी वजह से उसमें आग लग गई और 30 सेकंड के अंदर पूरा दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
और उसमें लगभग 35 लोगों की मौत हो गई 100 में से, 65 लोग बच गए। लेकिन उसका पूरा ब्लेम बिना साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस किए पूरा हाइड्रोजन पे कर दिया गया। तो उसकी वजह से जो हाइड्रोजन का जो डेवलपमेंट हो रहा था और हाइड्रोजन का जो लोग कोशिश कर रहे थे कि हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लेकर के आए और मोबिलिटी में कैसे यूज करें, वो सारा रुक गया। अगले 20 साल तक किसी ने हाइड्रोजन के बारे में सोचा भी नहीं। फिर 1970 के दशक में आकर के वापस से हाइड्रोजन पर कुछ कंपटीशन, स्टूडेंट कंपटीशन शुरू हुए और फिर से वापस दुनिया ने जब उसकी सेफ्टी के एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए फिर से वापस से हाइड्रोजन रिसर्च शुरू किया। तो ये इसका छोटा सा बैकग्राउंड है। बहुत आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपने हमारे दर्शकों के लिए ये बताया कि किस तरह से इसका इतिहास है और किस तरह से हिंडनबर्ग त्रासदी हुई थी। डॉक्टर आशीष, आपके पास आना चाहूँगा और सर जानना चाहूँगा कि ये कुल मिला के हाइड्रोजन का उत्पादन अगर देखें तो कैसे होता है? हाइड्रोजन हमें मिलता कैसे है और हाइड्रोजन हासिल करने के पीछे का विज्ञान क्या है? डॉक्टर आशीष। मनवर्धन जी नमस्ते, थैंक यू फॉर मुझे आज आपके इस इवेंट में आने का समय निकाला और अपॉर्चुनिटी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाइड्रोजन ऐसा गैस है कि जो जिसके अणु प्राकृतिक अपने पृथ्वी पर मिलते नहीं है, मतलब जो कि हवा में हाइड्रोजन होता नहीं है। जो हाइड्रोजन मिलता है पृथ्वी पे वो और किसी अणु के साथ उसकी प्रक्रिया होकर के जो कंपाउंड तैयार होता है उस फॉर्म में अपने हमें हाइड्रोजन दिखता है पृथ्वी पे। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो पानी बन जाता है। तो पानी तो पृथ्वी का सभी जगह मिलता है। तो हाइड्रोजन उस फॉर्म में होता है। या कि हम क्रूड ऑयल में देखते हैं तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है और जो हाइड्रोकार्बन जिसे हम कहते हैं क्रूड ऑयल, तो हाइड्रोजन उस फॉर्म में हमें पृथ्वी पर मिलता है। तो हाइड्रोजन अगर हमको यूज करना है तो इन कंपाउंड से, इन मॉलिक्यूल से हमें हाइड्रोजन को निकालना होता है। तो उसकी जरूरत होती है, उसे निचोड़ना पड़ता है। तो नहीं, जब हम जी बिल्कुल, ये तो बात समझ में आ गई सर कि ये प्रकृति में एज सच ऐसे मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे H2O की बात करते हैं, जो जल है उसमें एक स्रोत होता है जो हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाए, ऑक्सीजन को अलग कर दिया, इस तरह से हमें हाइड्रोजन प्राप्त हो सकता है। जो मुख्य बात है सर, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे बात हो रही थी हाइड्रोजन इकोनॉमी की, तो हाइड्रोजन इकोनॉमी पे अगर हम शिफ्ट करने जा रहे हैं या आगे का भविष्य अगर दिखता है, तो इस राह में क्या-क्या चुनौतियां आपको नजर आ रही हैं और क्या-क्या संभावनाएं हैं, डॉक्टर लेले? तो एक महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो हाइड्रोजन हम जिस मॉलिक्यूल से निकालते हैं, निचोड़ते हैं, तो अगर उससे CO2 निकल जाता है, CO2 का अगर उत्सर्जन होता है तो उसे हम ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। और आज जो जग में हाइड्रोजन मिलता है जो हम यूज करते हैं वो सारा का सारा ग्रे हाइड्रोजन होता है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ही कारण उसका हो जाता है। तो आपने जिस तरह से बताया और प्रोफेसर अग्रवाल जी ने बताया कि हम पानी को, जल को अगर उसका मॉलिक्यूल तोड़ते हैं तो उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलता है। वो जो हाइड्रोजन है उसमें CO2 का उत्सर्जन होता नहीं है। और अगर जो इलेक्ट्रिसिटी उसे लगती है वो इलेक्ट्रिसिटी हम सौर ऊर्जा से या पवन से, विंड से निकाले तो वो हरित ऊर्जा होती है। और हरित ऊर्जा का हम अगर प्रयोग करें तो जो हाइड्रोजन निकलता है उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और भारत के लिए और सभी जग के लिए जो कि आज क्लाइमेट चेंज से जूझ रहा है, तो उसके लिए ये ग्रीन हाइड्रोजन बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक एनर्जी का सोर्स है। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर आपने कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपको हाइड्रोजन चाहिए, इम्पोर्टेंट ये है कि हरित हाइड्रोजन चाहिए, ग्रीन हाइड्रोजन चाहिए। प्रोफेसर अविनाश, आपसे भी जानना चाहूँगा कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन, कभी ग्रे हाइड्रोजन, कभी पिंक हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, कई तरह के टर्म्स सुनने को मिलते हैं। इन सब के बारे में आपसे जानने का प्रयास करूँगा कि इसको कैसे हमारे दर्शक समझ पाएंगे। लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जानने का प्रयास करेंगे कि हाइड्रोजन के प्रकार क्या-क्या हैं और उसके अन्य लाभ क्या-क्या हैं। बने रहिएगा हमारे साथ साइंस टाइम के साथ। अगर स्वस्थ और सुरक्षित रहना है
तो विज्ञान का रास्ता अपनाना होगा। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। इंडिया साइंस चैनल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक बेहतरीन पेशकश है। इंडिया साइंस OTT चैनल जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक बहुत शानदार और महत्वपूर्ण पहल है। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आपके भीतर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में आपकी हेल्प करता है। आप इंडिया साइंस चैनल खुद देखिए। ये एक ऐसा चैनल है जो आपको हर वक्त जो नई नई चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, उससे आपको अवगत कराता रहता है। इसका लाभ तभी मिल सकता है जब ये जन जन तक पहुंचे। इंडिया साइंस चैनल 24/7 इंटरनेट आधारित चैनल है। उसके अलावा मकसद ये है कि आम पब्लिक में साइंस किस तरह पहुंचे और उनमें साइंटिफिक टेम्पर कैसे पैदा हो। इसके माध्यम से विज्ञान, तकनीकी एवं नवाचार के क्षेत्र में होने वाली नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियों को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर आप एक उस्ताद हैं, मौक़िक़ हैं, साइंस को चाहने वाले हैं, तो आप लाजमन इस तहरीक का हिस्सा बने। तो जरूर डाउनलोड कीजिए द इंडिया साइंस ऐप। And those who want a society with scientific outlook, then be sure to join this campaign of science communication by downloading the India Science app. हमारे देश का अपना साइंस चैनल आप भी कीजिए। आई लव इंडिया साइंस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं साइंस टाइम और आज साइंस टाइम में हमारे साथ मौजूद हैं IIT कानपुर के यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभाग के प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल और CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे के निदेशक डॉक्टर आशीष लेले। प्रोफेसर अग्रवाल, आपसे जानना चाहूँगा, ये तो बात डॉक्टर लेले से समझ में आ गई कि ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आजकल सुनने को मिल रहे हैं। ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, इन टर्म्स को कैसे समझेंगे प्रोफेसर अविनाश? जी, इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन तो डॉक्टर लेले ने एक्सप्लेन कर दिया कि देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाइड्रोजन कोई फ्यूल नहीं है, ये एक एनर्जी कैरियर है। आप इसमें कोई एक तरीके का एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। जब हाइड्रोजन जलती है, यूज होती है, तो वो फिर से वाटर बनाती है और आपको एक एनर्जी देती है। अब जो प्राइमरी एनर्जी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो CO2 एमिट कर रही है तो वो ग्रे हाइड्रोजन हो गई, जैसा डॉक्टर लेले ने बताया। और अगर आप CO2 फ्री एनर्जी उसके अंदर यूज कर रहे हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन। अभी इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया ब्लू हाइड्रोजन, कि आप CO2 फ्री CO2 सोर्सेज यूज कर रहे हैं। मान लो आप कोल यूज कर रहे हैं, नेचुरल गैस यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, और उस CO2 को कैप्चर करके फिर आप उसका सीक्वेस्ट्रेशन कर देते हैं, यानी कहीं और लॉक कर देते हैं उसको एनवायरनमेंट में नहीं जाने देते, तो वो ब्लू हाइड्रोजन होगी। और अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हैं तो वो पिंक हाइड्रोजन होगी। और अगर आप सोलर एनर्जी का यूज करते हैं तो वो येलो हाइड्रोजन होगी। तो बेसिकली किस तरीके की प्राइमरी एनर्जी यूज करी जाती है और CO2 आप उसका क्या फाइनल फेट होता है, कहाँ पर वो रहती है, उसके बेसिस पर ये कलर्स डिटरमिन होते हैं। तो ये 5-6 कलर्स हैं, लेकिन इसमें ग्रीन हाइड्रोजन जो है भविष्य में भारत का जो भविष्य है और दुनिया का भविष्य काफी हद तक इस बात पर डिपेंडेंट है कि हम हाइड्रोजन को कितने ग्रीन तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल समझ में बात आ गई। जो हरित ऊर्जा की बात हो रही है डॉक्टर लेले, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जो खासतौर पर आगे जो परिवहन का क्षेत्र है, इस पर आप दोनों विशेषज्ञों से जानना चाहूंगा कि परिवहन के क्षेत्र में अभी पेट्रोल, डीजल और ज्यादा से ज्यादा हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की कल्पना कर रहे हैं, जो कि आजकल काफी चलन में है। कितनी जल्दी हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये हाइड्रोजन से चलने लगेंगे ये सारे व्हीकल्स हमारे? डॉक्टर लेले जी, ये प्रश्न ऐसा है कि जिसकी टेक्नोलॉजी जो है हाइड्रोजन का यूज करके वाहन चलाने की जो टेक्नोलॉजी है वो 2 प्रकार की है। तो दोनों टेक्नोलॉजी काफी अभी आज तैयार है, हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो उसकी आपने पूछा कब तक ये हो सकता है, तो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है जो है कि जहाँ पे आप फ्यूलिंग करेंगे वाहन का,
वहां तक हाइड्रोजन आना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन होगा तैयार होगा कहीं पे, और वहां से लेके उठा के उसको फ्यूलिंग स्टेशन तक, पेट्रोल स्टेशन तक लाना है उसे। तो ये जो है, और उसका एक फ्यूलिंग पंप होगा। तो ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमको बढ़ाना होगा। तो उसके मतलब ये कितने जल्दी ये हो सकता है, उसके लिए दो चीजें हैं। एक तो ये फ्यूल सेल या हाइड्रोजन इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी फास्ट आएंगी, और उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हाइड्रोजन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का और फ्यूलिंग का, ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें करना है। डॉक्टर लेले, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल की आपने बात की, उसके कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं, लेकिन अभी प्रोफेसर अविनाश आपको जोड़ना चाहूंगा कि ये जो परिवहन के क्षेत्र में हाइड्रोजन को अपनाने की जो चुनौतियां हैं वो क्या क्या है, और खासतौर पर सर आईसी इंजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी में हाइड्रोजन के उपयोग की आगे की राह कैसी नजर आ रही है आपको, प्रोफेसर अविनाश? जी, बहुत अच्छा सवाल है मानवर्धन जी। हाइड्रोजन को दोनों आईसी इंजन में और फ्यूल सेल में यूज करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हाइड्रोजन को स्टोर कैसे किया जाएगा। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू मास बेसिस पर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक उसकी एनर्जी कंटेंट बहुत कम होती है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। यानी 22.4 लीटर अगर आप हाइड्रोजन लेंगे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, उसका वजन सिर्फ 2 ग्राम होगा। तो उसको यूज करने के लिए किसी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए उसको दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं। या तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे अपन सीएनजी को कंप्रेस करते हैं। बिल्कुल। प्रॉब्लम यह है कि सीएनजी को हम 225 बार पे कंप्रेस करते हैं, हाइड्रोजन को हमें 350 से 700 बार तक कंप्रेस करना होगा, और उसमें काफी एनर्जी लगती है। लगभग 30% एनर्जी आपकी उसमें लग जाती है सिर्फ कंप्रेशन इस प्रेशर पे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको लिक्विफाई करें, उसको लिक्विड हाइड्रोजन में कन्वर्ट करें। उसके लिए आपको क्रायोनिक टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है, और उसमें आपको हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 20 डिग्री केल्विन तक ठंडा करना पड़ता है। उसमें लगभग 40% एनर्जी चली जाती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज हाइड्रोजन यूटिलाइजेशन में अभी स्टोरेज टेक्नोलॉजी में है। इवन जो मेटल हाइड्राइड्स हैं या कार्बन नैनो ट्यूब स्टोरेज या कार्बन नैनोस्फीयर स्टोरेज जो डेवलप करे जा रहे हैं, तो मेटल हाइड्राइड में भी 20-30% लॉस होता है, लेकिन सीएनटी और नैनोस्फीयर्स का भी रिसर्च काफी एडवांस स्टेज में, लेकिन कॉमर्शियलाइजेशन तक अभी नहीं आया है। अब रही बात उनको यूज करने के लिए, तो देखिए हाइड्रोजन की आईसी इंजन कार अगर आपको आज खरीदनी है तो बीएमडब्ल्यू बेच रहा है, मार्केट में अवेलेबल है हाइड्रोजन ये उपलब्ध है, आईसी इंजन उपलब्ध है हाइड्रोजन पर? अच्छा, आपको हाइड्रोजन आईसी इंजन कार पिछले 10-15 साल से अवेलेबल है, लेकिन जैसा क्या ये महंगा आता है? क्या बहुत महंगा है क्या ये? ये ज्यादा महंगा नहीं है। बीएमडब्ल्यू के कार में बहुत 10 या 15%, 20% प्राइस ज्यादा होगा, लेकिन जब अपन फ्यूल सेल की कार की बात करते हैं तो वो भी कॉमर्शियली अवेलेबल है। उसके लिए बहुत सारे कारण हैं, और जो प्रोटोटाइप बनाए गए हैं उनकी कॉस्ट लगभग 25 से 30 गुना से ज्यादा है। तो अगर आपकी 10 लाख रुपए की कोई कार आ रही है और आप फ्यूल सेल कार में जाएंगे तो 2-3 बात समझ में आ गई। डॉक्टर लेले, अगर जो बात आ रही है समझ में, वो भंडारण की चुनौती की बात कह रहे हैं प्रोफेसर अविनाश। आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे कि ये इस चुनौती का समाधान क्या हो सकता है? क्या क्या इस बारे में काम हुआ है, और क्या क्या आगे, अगर भंडारण ही हाइड्रोजन की बड़ी चुनौती है तो इसके बारे में क्या कुछ किया जा सकता है, डॉक्टर लेले? तो अभी जो 3-4 टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए, जैसे कि प्रोफेसर अग्रवाल ने बताया, तो उसमें कंप्रेस्ड हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस्ड है। अच्छा। उसके लिए प्रेशर ज्यादा लगता है, दबाव ज्यादा लगता है, 300-350 के ऊपर बार के ऊपर प्रेशर लगता है, लेकिन टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है, कंप्रेसर्स अवेलेबल है, और उसके जो स्टोरेज के सिलेंडर्स होते हैं वो कार्बन फाइबर कंपोजिट्स के सिलेंडर होते हैं, जो भी आज बहुत ज्यादा कमर्शियल स्केल पे वो आज भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। आज थोड़ी प्राइस ज्यादा है, लेकिन प्राइस का ये गणित है कि जैसे हम स्केल बढ़ाएंगे किसी भी चीज का, जैसे बढ़ती है वैसे प्राइस कम हो जाती है। तो आज या व्हीकल हो या हाइड्रोजन सिलेंडर हो, उसकी प्राइस ज्यादा हमें लगती है, लेकिन जैसे उसकी स्केल बढ़ जाएंगी, जैसे लाखों में गाड़ियां आएंगी, लाखों में सिलेंडर्स आएंगे, जाहिर बात कम हो जाएंगे। तो अभी वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अपने विशेषज्ञों से जानने का प्रयास करेंगे कि भारत सरकार का हाइड्रोजन मिशन किस दिशा में इसके प्रयास हो रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है। साथ ही ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि वर्ष 2070 तक
शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के भारत के लक्ष्य को हासिल करने में इस नीति का यानी हाइड्रोजन नीति का क्या महत्व है? बने रहिएगा हमारे साथ साइंस टाइम के साथ। हम हर पल सोचने का नजरिया रहे बदल, हम हैं इंडिया साइंस, द नेशन साइंस चैनल। हम कामयाब होने का जरिया रहे बदल, हम हैं इंडिया साइंस, द नेशन साइंस चैनल। उन्नति की नई बातें हम लिख रहे हर पल, हम हैं इंडिया साइंस, द नेशन साइंस चैनल। हर आशा में हम हैं, हर भाषा में हम हैं, भारत की उन्नति गौरव की अभिलाषा में हम हैं। हम आपदा के पल भी अवसर में रहे बदल, हम हैं इंडिया साइंस, द नेशन साइंस चैनल। हम हैं नव अनुसंधान में, नूतन तकनीकी ज्ञान में, प्रतिभाओं के सम्मान में, भारत माँ के अभिमान में, उन्नति की दौड़ में हम आगे रहे निकल। हम हैं इंडिया साइंस, द नेशन साइंस चैनल। वैज्ञानिक सोच, तकनीक एवं अनुसंधान के साथ देश की सेवा में हर पल। इंडिया साइंस, द नेशन साइंस चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं साइंस टाइम और आज हम चर्चा कर रहे हैं हाइड्रोजन ईंधन के बारे में। प्रोफेसर लेले, आपके पास आना चाहूँगा सर और जानना चाहूँगा, जैसे ब्रेक में जाने से पहले एक बात जो रह गई थी, एक प्रश्न रह गया था कि ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होता है और ये कैसे काम करता है, स्पेशली इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं डॉक्टर लेले। जी, तो फ्यूल सेल में रिएक्शन तो सिंपल होती है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है और पानी बनता है, लेकिन ये जो रिएक्शन है उसे दो कंपार्टमेंट्स में किया जाता है। तो ये रिएक्शन को दो टुकड़ों में बांट के आधा टुकड़ा एक कंपार्टमेंट में, दूसरा आधा टुकड़ा दूसरे कंपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। तो ये जो कंपार्टमेंट है वो बैटरी की तरह होते हैं, उसको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। एक एनोड इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड इलेक्ट्रोड होता है। जो एनोड इलेक्ट्रोड होता है वहां पे हाइड्रोजन का हर एक अणु में से दो इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, जो बचता है उसे प्रोटॉन कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो बाहर की सर्किट से एनोड से कैथोड तक चले जाते हैं। ये जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन का स्रोत है वो करंट है, और आप वहां पे कोई मोटर लगाओ या वाहन लगाओ या जो कुछ लोड लगाओ वो तो चल जाता है इस करंट से। तो अंदर जो होता है, जो प्रोटॉन्स जो बचते हैं वो एक मेम्ब्रेन से एनोड से होके कैथोड तक जाते हैं, और कैथोड में हवा से ऑक्सीजन आता है। तो ऑक्सीजन और उधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स और मेम्ब्रेन से आने वाले प्रोटॉन्स, इसकी रिएक्शन हो जाती है और वहां से पानी तैयार हो जाता है। तो ये रिएक्शन तो टोटल रिएक्शन तो वही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है, पानी बनता है, लेकिन इसको इस तरह से दो कंपार्टमेंट में किया जाता है। इसको फ्यूल सेल कहते हैं। सर ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें भारत कहाँ ठहर रहा है, यानी विश्व की तुलना में फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के मामले में भारत कहाँ है, एक सवाल। दूसरा सर, यहाँ जैसे आपको जो भी दर्शक, युवा दर्शक देख रहे हैं और अपने मन में अगर इस क्षेत्र में स्टार्टअप अगर आगे बढ़ाना चाह रहे हो तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के बारे में, डॉक्टर लेले? मुझे गर्व इस बात का होता है कि हमारी CSIR ने फ्यूल सेल की जो टेक्नोलॉजी बनाई
तो उस एक कंपनी के साथ जो हमने अभी डेवलपमेंट की है, तो कुछ महीनों पहले भारत की पहली इंडिजिनस फ्यूल सेल बस का हमने इनॉग्रेशन किया, हमने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, जिसमें हमने और उस कंपनी ने मिलके फ्यूल सेल बनाई और काफी सिर्फ फ्यूल सेल नहीं, लेकिन फ्यूल सेल के उसके साथ हाइड्रोजन का स्टोरेज, उसका मोटर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी, उसको सब मिलके एक पावर ट्रेन में कन्वर्ट करके वो पावर ट्रेन हमने बस पे लगाई और बस को चला के दिखाया। तो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी तो ये भारत किस CSIR के किस लैब ने ये डेवलप किया सर, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर दें। जी, इसमें 2 लैब है, मेरी खुद की लैब है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी और जो चेन्नई में सेक्री नाम की लैब है, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 2 लैब और हमारी दिल्ली में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये 3 लैब से मिलके जी और उसके ये तीनों लैब पे के साथ जो कंपनी है हमारी पार्टनर है KPIT, इन्होंने मिलके ये इंडिजिनस फ्यूल सेल और उसकी बस का निर्माण करके दिखाया है। और इस दिशा में अगर कोई प्लान करें तो आगे काफी अच्छा भविष्य है, ऐसा आपका मानना है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसको स्केल अप करना है, इसको हजारों फ्यूल सेल में प्रोडक्शन करना है, बस में प्रोडक्शन करना है, ये हमारी फ्यूचर रोड मैप है। जी, अब समय बहुत ज़्यादा नहीं हमारे पास, लेकिन आप दोनों विशेषज्ञों से इस बात पर जरूर चर्चा करना चाहूँगा कि ये जो भारत सरकार का हाइड्रोजन मिशन है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, और ख़ास तौर पर जैसा हम सब अभी सुनते आ रहे हैं कि वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में हरित हाइड्रोजन नीति का बहुत अधिक महत्व रहेगा। इसको भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाएं। पहले प्रोफेसर अविनाश आपसे इस बारे में चर्चा करना चाहूंगा। जी, भारत ने ये हरित हाइड्रोजन की नीति अभी अडॉप्ट की है और इसमें यही है कि ग्रीन एनर्जी जहां भी कहीं प्रोड्यूस हो उसको भारत सरकार देश के किसी भी दूसरे हिस्से में हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोडक्शन के लिए यूज करने देगी और उसमें कोई ट्रांजिट फी नहीं होगी। और इससे हमें लगता है कि काफी बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो उस पर होंगी, काफी एनकरेजमेंट मिलेगा। और हमारे देश के जो 2 बड़े उद्योगपति हैं, एक श्री अंबानी जी और श्री अडानी जी, इन दोनों ने मिलकर के ये घोषणा की है कि 70 और 75 बिलियन डॉलर हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, हाइड्रोजन जनरेशन, इन सब में लगाएंगे। और अंबानी जी ने तो ये भी कहा है कि $1 प्रति किलोग्राम जो है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का उनका लक्ष्य है 2030 तक। और अगर ये होता है तो ये क्रांतिकारी कदम होगा। ग्रीन हाइड्रोजन अगर $1 प्रति किलोग्राम में उपलब्ध होगी तो भारत का पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर इस पर शिफ्ट किया जा सकता है। तो हम भारत को भी क्या जरूरत है इस नीति के अंतर्गत? ये जरूरत है कि प्रोडक्शन देखें, स्टोरेज देखें और साथ में यूटिलाइजेशन भी देखना पड़ेगा। क्या कहाँ यूज होगी, ट्रांसपोर्ट में कैसे यूज करेंगे, व्हीकल्स अवेलेबल हैं या नहीं है। तो हमें मल्टीपल तरीके से मल्टीपल फ्रंट्स पे काम करना पड़ेगा अगर हमें ये हाइड्रोजन इकोनॉमी का जो अपना सपना है उसको रियलाइज करना। डॉक्टर लेले, आपसे भी जानना चाहूंगा, ये जो जिस तरह से प्रोफेसर अविनाश बता रहे थे, मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे हरित क्रांति हम सब ने सुना है, जो खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को के लिए एक माइलस्टोन रहा, तो एक नई हरित क्रांति की झलक अब दस्तक देने वाली है, एक नई हरित क्रांति। डॉक्टर लेले, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल मानवर्धन जी। तो हाइड्रोजन का जो सबसे पहले जो उपयोग होगा भारत में, वो होगा केमिकल इंडस्ट्री में। जो बड़ी केमिकल इंडस्ट्री है जैसे कि रिफाइनिंग है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, वो काफी उसका लगभग 20 से 24% उसका CO2 एमिशन का प्रमाण है। तो अगर और ये है इसलिए कि हम ग्रे हाइड्रोजन आज यूज करते हैं, तो अगर ये ग्रे हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो जाए तो जो काफी CO2 एमिशन है वो कम हो जाएगी। और MNRE का जो रोड मैप है, आप अगर देखें उसे, तो पहली हाइड्रोजन की जो ये आएगी, यूटिलाइजेशन होगी, वो इन 2 सेक्टर में होगी, रिफाइनिंग और फर्टिलाइजर सेक्टर। उसके बाद जैसे कि हाईवेज पे रिफ्यूलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, जिसके हम हाइड्रोजन के रिफ्यूलिंग स्टेशंस बढ़ाए, हाइड्रोजन को स्टोरेज करके वहां तक ले जाए, और हाइड्रोजन व्हीकल जैसे रोड पर आ जाएंगे। जैसे कि प्रोफेसर अग्रवाल जी ने बताया, हाइड्रोजन की प्राइस जब कम हो जाएगी तो वाहन, जो बड़े वाहन होते हैं, ट्रक्स और बसेस, उसमें हाइड्रोजन हम यूज कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े वाहन ये जब आ जाएंगे
तो एक 5 या 10 साल में उसका ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूटिलाइजेशन बढ़ सकता है। और अंतिम जो बड़े एमिटर्स है, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, उसमें जब हाइड्रोजन चला जाएगा तो वहां से फिर 2070 का हमारा जो लक्ष्य है, जीरो एमिशन, नेट जीरो भारत का जो लक्ष्य है, उसमें हाइड्रोजन की ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। साइंस टाइम में आज बस इतना ही। अपने दोनों मेहमानों का मैं हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय इंडिया साइंस के इस साइंस टाइम को दिया और अपना अनुभव हमसे साझा किया हमारे दर्शकों के लिए। दर्शकों, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक हमें अवश्य भेजिएगा। हमारा ईमेल पता है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। हमें दीजिए अनुमति और देखते रहिए इंडिया साइंस। नमस्कार।